चलिए तो पहले अपकमिंग कॉर्पोरेट इवेंट्स देख लेते हैं। तो निफ्टी 50 स्टॉक्स में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक और एनटीपीसी लिमिटेड के ऑडिटेड रिजल्ट्स और डिविडेंड आने वाले हैं अपकमिंग डेज में। कल की बात करें तो पावर ग्रिड का ऑडिटेड रिजल्ट्स और डिविडेंड अनाउंस हो सकता है, तो स्टे ट्यून्ड। एचडीएफसी बैंक और एनटीपीसी भी मेजर रहेंगे इस वीक में। अभी देखते हैं कि निफ्टी नेक्स्ट 50 स्टॉक्स में क्या हो रहा है। तो इन्फो एज लिमिटेड है, उसका भी ऑडिटेड रिजल्ट्स अनाउंस हो सकता है 21 तारीख को। निफ्टी मिड के 50 स्टॉक्स में फेडरल बैंक है, उसका जो है कुछ इवेंट है वो 16 तारीख को है, मतलब कल है। अभी देखते हैं कि आज आईपीओ क्या क्या हुआ। आईपीओ आज एक लॉन्च हुआ, दो आईपीओ थे बेसिकली, डोडला डेयरी और कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो अभी इन दोनों का आईपीओ रिलीज हुआ है, तो इनका फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो। वेल आज क्या था, सेकेंड डे था श्याम मेटेलिक्स का। श्याम मेटेलिक्स क्या है मैं अपने लास्ट 2 वीडियोस में बता चुका हूँ। ये एक स्टील प्रोडक्शन कंपनी है जिन्होंने अपना आईपीओ निकाला है और काफ़ी अच्छा सब्सक्राइब ऑलरेडी हो चुका है। तो वेल अभी के दिनों में आईपीओ का ट्रेंड चल चुका है और बहुत सारी कंपनीज अपने खुद के आईपीओ लेके आ रही है और आईपीओ में सब्सक्रिप्शन भी बहुत अच्छा मिल रहा है। इट सिंपली मीन्स दैट पीपल आर हैविंग मोर फेथ ऑन न्यू कंपनीज और न्यू स्टार्टअप एंड दे आर इन्वेस्टिंग मोर। तो अभी लोगों में एजुकेशन आ रहा है, हेंस दिस आईपीओस आर गोइंग वेरी वेल and now people are believing that if we invest in right company at right time then definitely we can make crores of rupees. Let's see the other news which is Infosys. तो उसमें क्या हुआ, जब आपने अभी जो टैक्स का रिफॉर्म सुना होगा उसमें आपने एक चीज़ सुनी होगी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक नया इनकम टैक्स का ई फाइलिंग पोर्टल बनाया है। तो वो जो उन्होंने तो खुद तो वो फाइनेंस कंपनी है नहीं, उन्होंने दूसरी कंपनी को बनाने के लिए दिया होगा। तो वो कंपनी कौन सी थी, इन्फोसिस। तो उसमें क्या कुछ इश्यूज है, तो अभी उसको डिस्कस करने के लिए 22 जून को एक मीटिंग होने वाली है इन्फोसिस की और फाइनेंस मिनिस्ट्री की। अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री उसके साथ क्या डिस्कस कर सकती है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री तो कोई सीए तो है नहीं है, कोई ऑडिटर तो है नहीं है। तो उन्होंने क्या किया है, आईसीआई मेंबर्स, ऑडिटर्स और कंसल्टेंट एंड टैक्स पेयर्स है ना, उनको भी बुलाया कि आप मीटिंग में आइए और जो जो भी इश्यू आ रहा है उसके बारे में डिटेल में बताइए। अभी देखते हैं नेक्स्ट जो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स, वेल मैं टाटा जी की बहुत इज्जत करता हूँ तहे दिल से। उसके साथ ही इन्होंने जो बहुत बड़े बड़े काम किए, जो इनकी रिस्पेक्ट है इंडिया के लिए, उसको रिस्पेक्ट करता हूँ। और अभी यहाँ पर एक चीज़ जो सामने आ रही है वो क्या है, इन्होंने जगुआर लैंड रोवर ली थी, उसके वो डेवलप कर रही है क्या, एक प्रोटोटाइप हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। अभी जिन लोगों को पता नहीं उनको बता देता हूँ। मेजोरिटी ऑफ लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल पता है, ईवी, बट क्या आपको ये पता है कि हाइड्रोजन व्हीकल्स भी होते हैं। और टाटा इस पे, टाटा नहीं बोलूँगा, टोयोटा जो विदेश की कंपनी काफ़ी सालों से काम कर रही है। और आपको इसका एक जो आपको नहीं पता है वो चीज़ बता देता हूँ। जब अमेरिका में जॉर्ज बुश थे उस टाइम पे इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी पहले एक कॉन्सेप्ट आया था कि हम हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल व्हीकल बनाएंगे। तब उन्होंने बहुत सारी फंडिंग भी की थी और उसके ऊपर रिसर्च भी कर रहे हैं। वेल इसमें क्या फ़ायदा है मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के जैसे ही इसमें भी फ़ायदा है, इसमें खाली एक प्रॉब्लम क्या आती है कि ये जो हाइड्रोजन फ्यूल है इसको कहीं से फ्यूल भी करना पड़ेगा। तो वो जो पर्टिकुलर पंप रहेगा वो बहुत कॉस्ट से बनेगा, तो उतना पैसा उसमें कौन इन्वेस्ट करेगा। जब तक ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं हो जाती तब तक वो प्रॉफिटेबल भी नहीं रहेगा। उसके अलावा सेकेंड इशू क्या आता है, उस पंप में जो हाइड्रोजन की सप्लाई होगी वो कहाँ से करनी है, वो कैसे पता चलेगा। वेल उसके लिए एक डिपो या कुछ बनाना पड़ेगा। अगेन फिर वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट और प्रोडक्शन की कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। तो इस केस में बहुत कम लोग हैं जो इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, यूँ कीजिए कि इसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी अमेरिका में कुछ हाइड्रोजन स्टेशन अभी भी हैं। ठीक है, ये हो गया। अभी यहाँ पर मैं इसका क्यों जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मतलब दोनों की टेक्नोलॉजी को कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर इनका प्रयास सफल रहा तो हमको बहुत ही अच्छी अच्छी कार्स देखने को मिल सकती है। और ये जो इनका प्लान स्टेप्स लिया जा रहा है, ये क्यों लिया जा रहा है, वो सबसे बड़ी बात है। आप कोई भी काम करते हैं बट उसका जो फाइनल रिजल्ट है, मतलब आपने उस काम की तरफ क्यों कदम बढ़ाया है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही आपको एनर्जी देता है, वही आपको ड्राइव करता है फाइनल टारगेट तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ पर इनका टारगेट ये कि ज़ीरो टेल पाइप एमिशन हमको ऐसा इंजन बनाना है। ठीक है, 2036 तक का इन्होंने टारगेट रखा है और जो ज़ीरो कार्बन एमिशन भी होगा। वेल
तो ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ें ध्यान में रख के बनाना है। अभी हम देखते हैं इजी ट्रिप प्लानर्स। वेल यहाँ पर थोड़ा सा मैं शॉक्ड हो गया कि इजी ट्रिप प्लानर्स जो है उनका प्रॉफिट बढ़ गया है 30.47 करोड़। अभी आपको और मुझे पता है कि हम सब तो ट्रिप कर नहीं रहे थे लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो, फिर इनका जो प्रॉफिट है वो बढ़ कैसे गया? तो मैं तो एक ही चीज़ सोच रहा हूँ कि लोगों ने बैठे बैठे बस अपने ड्रीम में ट्रिप की थी, उन्होंने सोचा कि इस कंट्री घूमेंगे उस कंट्री घूमेंगे, और वो प्लान्स जो था उन्होंने क्या किया, उस इस ट्रिप पे बुक करना चालू कर दिया कि ठीक है भाई जब भी लॉकडाउन खुलेगा हमको यहाँ जाना है यहाँ जाना है। दैट मे बी वन रीजन, बट अगेन वी हैव टू गो डीपर इनटू इट इफ यू वांटेड टू फाइंड आउट एग्जैक्ट रीजन अबाउट इट। लेट्स सी अनदर विच इज जुबलिएंट फूडवर्क। जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता दो जुबलिएंट फूडवर्क्स क्या है। वेल ये बेसिकली आप देखेंगे तो जो आपने डोमिनोज पिज्जा खाए हैं ना, उसकी पेरेंट कंपनी कौन है? जुबलिएंट फूडवर्क। और डंकिन है, डंकिन डोनाट्स है, उसको भी ऑपरेट करती है इंडिया में। तो इनका प्रॉफिट 223% इंक्रीज हुआ है लास्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021। नेट रेवेन्यू भी रेज हुई। इसका क्या संबंध निकल के आता है? मतलब लोगों ने अच्छे से पिज्जा दबाए हैं लॉकडाउन के दौरान। अभी देखते हैं कि डालमिया भारत शुगर्स में क्या न्यूज निकल के आती है। वेल यहाँ पर क्या है, ये एथेनॉल की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको 15 करोड़ लीटर्स पर एनम करने जा रहे हैं जनवरी 2022 से। अभी अभी कितनी है? तो 8 करोड़ लीटर्स है। अभी आप कहेंगे एथेनॉल कहाँ से पिक्चर में आता है, ये तो शुगर कंपनी है। वेल जो शुगर की जो भी फैक्ट्रीज रहती है उसमें एथेनॉल बाय प्रोडक्ट निकलता है। अब आप कहेंगे एथेनॉल बाय प्रोडक्ट निकलता है तो इसका कहीं यूज होता है क्या? डेफिनेटली। जो आपको पेट्रोल मिलता है उसमें एथेनॉल की ब्लेंडिंग की जाती है, मतलब उसको मिक्स किया जाता है विद सम टेक्निकल थिंग्स। ओके, तो आप टेक्नोलॉजी की सहायता से मिक्स किया जाता है। करंटली ये 8 to 10% चल रहा है ओएमसीज में, मतलब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में। गवर्नमेंट का एक है नजरिया कि इसको हम 20% तक बढ़ा दिया जाए, तो हमारी जो डिपेंडेंसी है अदर कंट्रीज पे फ्यूल को इंपोर्ट करने की, वो इतनी परसेंट कम हो जाएगी। तो उनका अगेन प्रॉफिट ज्यादा बढ़ जाएगा और इंडिया इंडिपेंडेंट बन जाएगा और इसके थ्रू भी काम चल सकता है। द ओनली प्रॉब्लम with this ethanol is if it is blended with petrol and you put a little bit amount of water into it, then the whole color of that petrol will look like water. तो उस प्रॉब्लम से क्या है, बहुत बार कस्टमर क्या करते हैं, अरे इश्यू करते हैं नहीं इसमें पानी मिलाता है करके। पानी नहीं मिलाता, समटाइम्स वाटर गोज इनटू द टैंक। अभी कुछ टैंक में क्या हो गया, बहुत सारे रीजंस होते हैं। सो दैट्स व्हाई पीपल से कि नहीं उसमें पानी मिलाता। पानी कोई नहीं मिलाता, बिलीव मी। ओके, पानी मिलाने जितना इतना दिमाग किसी का खराब नहीं हुआ है। ओके, अभी देखते हैं कि जी पावर में क्या न्यूज आके आती है। तो अभी इस कंपनी ने क्या किया है, इसको एक 3 ऑर्डर मिले हैं। अभी आप कहेंगे 3 ऑर्डर कैसे मिल गए? वेल जो STE AG एनर्जी है, टाटा पावर एंड JSW स्टील है, इनसे इनको 3 ऑर्डर मिल गए हैं। कितने वर्थ के? 125 करोड़ के। तो अभी आप कहेंगे क्या ऑर्डर समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। आप भी कुछ प्रोडक्ट बेचते हैं, तो क्या आप एक थोक में बेचते हैं या किसी से बनवा के बेचते हैं? वो सब चीज़ें यहाँ भी काम करती है। जैसे ये सारे कंपनीज जो होती है ना, चलो ठीक है किसी के लिए बना रही है प्रोडक्ट, बट उसके लिए किसी कंपनी को तो हायर करेगी ना उसके इक्विपमेंट बनाने के लिए, उसके लिए बहुत सारी चीज़ के लिए। तो जी पावर यहाँ पर पिक्चर में आया और 125 करोड़ का उसको प्रोडक्ट मिल गया। अभी देखते हैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में न्यूज़। इसका जो लास्ट क्वार्टर का फाइनेंशियल ईयर 21 का जो प्रॉफिट था ना, वो क्या हुआ है, 3906 करोड़ था। उससे पहले कितना था? 694। तो अभी देखिए कितना अच्छा इसका प्रॉफिट बढ़ गया, बट रेवेन्यू खाली 12% बढ़ी है। हो सकता है प्रॉफिट इन्होंने यूटिलाइज किया हो एक्सपेंशन के पर्पज से। लेट्स सी द ICICI बैंक न्यूज। मैं अभी आपको लास्ट 2 to 3 वीडियोस आपने देखे रहेंगे, कंटिन्यूसली बता रहा हूँ कि ICICI बैंक ले लो या कौन सी भी। लास्ट टाइम मैंने टाटा का भी डिस्कस किया था, फिर SBI कार्ड्स ने भी क्या किया है, कुछ 500 करोड़ का जो अमाउंट है वो मार्केट से कमाया है। कैसे? बाय इशूइंग द प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस बॉन्ड्स। इसका मतलब ये है जनरली कि इन्होंने अपने शेयर्स प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे बेचे हैं, मतलब कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, नॉट रिटेल इन्वेस्टर्स, उनको बेचे हैं इतने करोड़ के शेयर्स और उससे पैसा लिया है ताकि वो अपने डेवलपमेंट में या आगे किसी कार्य में लगा सके। अभी देखते हैं कि विप्रो के क्या हालत है। विप्रो ने एक कोलैबोरेट किया है HN जर्मनी हेडक्वार्टर्स FEE से, और अभी इनका क्या
पर्पस है, तो वो है उनको सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स बनाने के लिए उन्होंने उनसे जो है टाई अप किया, यूँ समझ लीजिए कोलैबोरेट किया है। वेल देखते हैं ये कहाँ तक पहुँचती है। सी आप अभी कार कैसे बनाते हैं, नॉर्मली लोग अपना दिमाग लगाते हैं, क्रिएटिविटी लगाते हैं, उसके हिसाब से बनाते हैं। बट अगर सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स में सॉफ्टवेयर को कभी कभी क्या है, जब हम बहुत सारा डेटा फीड कर देते हैं, अभी एआई का ज़माना है, एआई के लिए आपको बहुत सारा डेटा लगता है, और हम जो डेटा कलेक्ट करते आ रहे हैं वो बहुत ही अभी ऑलमोस्ट आप कहेंगे लास्ट 10 ईयर्स से हमने ऑलमोस्ट कलेक्ट कर लिया। तो अगर उसमें फीड कर देंगे तो बेटर डिसीजन बना पाएगा, किसको कहाँ लगाना है, कैसी डिज़ाइन अच्छी लगेगी, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा आसान हो जाएगी। बट अल्टीमेटली क्रिएटिविटी ह्यूमन का ही पार्ट है, उसको एआई कभी रिप्लेस नहीं कर सकती, क्योंकि ह्यूमन उसके पास ब्रेन ही नहीं, वो जो सीखी है उसके बेसिस पे डिसीजन बना सकती है। बट आप लोग जो है वो विदाउट सीखे भी कुछ सोच सकते हैं, तो ये ह्यूमन का पावर है। LIC हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो इनका थोड़ा प्रॉफिट 5% घट गया है। अभी लास्ट टाइम हमने DLF का डिस्कस किया था, उसका तो बढ़ गया था, अभी इसका घट गया। तो इसका क्यों हुआ घटा है, क्योंकि इनका बेड लॉस ज़्यादा हो गया है। जनरली क्या हाउस बना के बेचिए, उसको लोन पे बेचते हैं। अभी लोन कोई पे नहीं कर पाया है, कहीं पर पे कर दिया, जिस कंपनी में कलेक्शन अच्छा हुआ वो प्रॉफिट में, जिस कंपनी में कलेक्शन कम हुआ वो लॉस में। अभी देखते हैं कैनरा बैंक का। कैनरा बैंक ने क्या है, लीड स्पॉन्सर्स है NARCL, नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, और यूँ कह लीजिए बैड बैंक। तो 12% स्टैक जो है वो उसमें रखेगा। अब ये NARC जो मैं बोल रहा हूँ क्या है, क्यों सेटअप किया गया है, गवर्नमेंट और RBI के द्वारा इसको सेटअप किया गया है। जो भी बैड बैंक है वो क्या करेगा, टेक ओवर करेगा बैड एसेट्स को, और उसको एक रेजोल्यूशन पे लेके आएगा, उसका सॉल्व करेगा प्रॉब्लम को। आपको पता है वो क्या होने वाला, अल्टीमेटली यू नो दैट। तो कुल मिला के ये जो भी बैड लोन या कुछ भी हो गया है, उसका अभी सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था गवर्नमेंट को, क्योंकि इफ यू गो बाय द लीगैलिटी इन ऑल दिस थिंग्स, इट इज वेरी हार्ड टू रिकवर द बैड लोन एंड it ultimately affects your economy. So here they have taken some initiative, तो उसमें जो कैनरा बैंक है उसका 12% स्टेक रहेगा। ये अच्छी बात है कैनरा बैंक के लिए। अभी देखते हैं कि HDFC बैंक में क्या न्यूज़ है। HDFC बैंक का आपने पहले भी सुन रखा कि RBI ने उनको बोला है कि आप क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते, आप अपना सर्वर इशू ठीक कीजिए, ये ठीक कीजिए। HDFC का कस्टमर बेस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उनसे हैंडल करना भी बहुत बड़ी बात है। तो अभी एक और चीज़ सामने निकल के आई है कि जो ट्यूसडे था वहाँ पर कुछ ग्लिचेस आ रही थी मोबाइल एप्लीकेशन में। वेल ये थोड़ी बहुत ग्लिचेस तो सभी कंपनीज में आती है, उसके लिए ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं। दैट इज टेक्निकल टेम्पररी थिंग्स, ओके, दैट कैन ऑलवेज बी रिजॉल्व। अभी देखते हैं कोल इंडिया की बात करते हैं। कोल इंडिया अपना बहुत दिनों से चल ही रहा है पिक्चर में, ऑलरेडी वो लूज कर रहा है, पहले थोड़ा सा गेन करके उसके बाद रिजल्ट बैक कर रहा है, फिर गिर रहा है। अभी कोल इंडिया के बारे में जब मैं फंडामेंटल तो नहीं स्टडी कर पाया, फिर भी आज एक न्यूज़ निकल के आई। कोल इंडिया में होता क्या है जनरली, आपने महारत्ना, मिनी रत्ना और नवरत्ना ऐसी कंपनीज का नाम सुना होगा, ये भी उनमें से एक आती है। अभी वो जो कंपनीज है उन सब में आप कभी मैन पावर देखना, उनकी मैन पावर 10,000, 11,000, 20,000 या 25,000, 30,000 के नीचे रहेगी। बट ये जो कोल इंडिया है इसकी जो एम्प्लॉय पावर है वो 2.72 लैक्स है। तो अगर इतने ज़्यादा एम्प्लॉय रखेंगे तो सबको उनको पूरा पूरा सैलरी देना पड़ता है, मिनिमम वेजेस और बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली जो उनको फॉलो करनी ही पड़ती है, तो उनका खर्चा बढ़ जाता है। तो अभी इसको अगर प्रॉफिट में लेके आना है तो दे हैव टू रिड्यूस द मैन पावर समवेयर एंड पुट द टेक्नोलॉजी इनटू यूज। वेल इट विल, you can say it will replace the job, but also it will create new jobs, because sometimes what happens, if you are not at all using the machines, then you are losing your time and manpower also. Ultimately you can utilize the same manpower and same time to develop new things. तो अल्टीमेटली यही है, देखते हैं इनका 5 to 10 ईयर्स में क्या होता है। स्पेंसर रिटेल की कोई न्यूज़ निकल के आती है, उनका लॉस बढ़ गया है और रेवेन्यू भी गिर गई है। अभी देखते हैं वर्लपूल ऑफ इंडिया की क्या न्यूज़ है। यहाँ 40.84% का प्रॉफिट बढ़ गया है लास्ट क्वार्टर में फाइनेंशियल ईयर 2021 में। अभी देखते हैं KPI ग्लोब इंफ्रा की। तो यहाँ पर क्या इन्होंने लॉन्ग टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट बनाया है पॉलीकेब इंडिया वडोदरा, ठीक है, अभी 5.70 मेगावाट को सेल करने के लिए नेक्स्ट 20 ईयर्स में। अभी आप कहेंगे डायरेक्टली भी तो सेल कर सकते हैं वडोदरा और पॉलीकेब इंडिया। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो अगर वो फिर डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे, सेलिंग में जाएंगे, रिटेल में जाएंगे, देन दे हैव टू पुट अगेन मैन पावर।
सो इट इज बेस्ट दैट यू मैन्युफैक्चर समथिंग, देन उसको थोक के भाव में बेच दो, और वो थोक वाला है वो रिटेल को बेचता रहेगा और उसके हिसाब से चलता रहेगा। तो ये जो काम करेगी पावर परचेस एग्रीमेंट, ये रिटेल सेल जैसा काम करेगी, और मैन्युफैक्चरिंग का काम ये 3 कंपनियां करेगी। तो अच्छी बात है केपीआई ग्लोबल इंफ्रा के लिए। अभी एक और चीज देख लेते हैं, आज निफ्टी नीचे गया था अराउंड 100 पॉइंट्स और क्लोज हुआ है 15,768 पे। तो काफी वोलेटाइल था। मैं आजकल मार्केट में फुल टाइम नहीं रह पा रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारा काम है उसकी वजह से। सेंसेक्स की बात की जाए तो वो भी गिरा है 271 पॉइंट। टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की बात की जाए, टॉप गेनर्स थे टाटा कंज्यूमर, नेस्ले इंडिया, ओएनजीसी, एनटीपीसी एंड हिंदू लीवर। और यहाँ पर दो तो पावर और एनर्जी स्टॉक्स ही आ गए। अभी देखते हैं टॉप लूजर्स की। तो अदानी पोर्ट्स आपको पता ही है, पहले भी उसमें कुछ र्यूमर चल रहा है या ट्रू है अभी पता नहीं, बट उसकी वजह से लूज कर रहा है। आज भी 7% गिरा हुआ अराउंड। टाटा स्टील, वेल मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी डिमांड तो खत्म नहीं हुई है, क्योंकि ये लोग अभी नए नए पावर्स प्लांट और सब कुछ डाल ही रहे हैं, तो नए नए आईपीओ भी निकल के आ रहे हैं, मतलब डिमांड है। हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील और पावर ग्रिड, इन सब में मैं सोचता हूँ कि पावर इसमें प्रॉफिट बुकिंग ही चल रही है अभी। तो एक्चुअली क्या होता है, जब प्रॉफिट बुकिंग होती है ना, तब बाइंग का बेस्ट टाइम होता है, तो उस टाइम पे आपको बाय करना है, और अदर टाइम पे आप सेल कर सकते हैं। अभी एक और देखते हैं। तो आज जैसा कि मैं आपको कंटिन्यूसली लास्ट 2 to 3 वीडियोस अगर आपने देखे रहेंगे, तो मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया था कि बीरिशनेस आने के चांसेस बन रहे हैं मार्केट में। ये टोटली रेंज बाउंड रहेगा, बट बीरिशनेस की जो इंटेंसिटी वो बहुत ज्यादा नहीं जा पा रही, इसलिए मार्केट ज्यादा नीचे नहीं जा सकता। well the same thing is happening, you see here। आज तो 39 स्टॉक्स डिक्लाइन हो गए और 11 स्टॉक्स थे वो ही ऊपर गए, तो इसकी वजह से मार्केट नीचे गिर गया। एफ की एक्टिविटीज की बात करेंगे तो वह आज तो अच्छी खासी सेलिंग की एफ और डी दोनों ने। तो ये आप सिंपल सा सिनेरियो देख लीजिए, ये लोग क्या करते हैं, नीचे जाते हैं तब अच्छे से बाय करते हैं, ऊपर जाता है तब वहां पर प्रॉफिट बुक करना चालू कर देते हैं, और रिटेल इन्वेस्टर्स बेचारा फंस जाते हैं। वो क्या सोचते हैं कि अभी बाय करना चालू करते हैं, अभी मार्केट ऊपर गया, अभी तो ऊपर जाने वाले ही है। वेल यही होता है। अभी जनरली इक्विटी और डेप्ट की बात की जाए तो मैंने पहले ही बोला है कि इक्विटी में प्रॉफिट बुकिंग चालू है। कब से चालू हो गई थी, ये तो अभी डीप आया है यहाँ पर बिकॉज ऑफ एफ आई एंड डी आई एस, बट अर्लियर ऑल्सो जो अपना म्यूचुअल फंड और अदर थिंग्स है उन्होंने सेल करना चालू कर दिया था। उनको इससे भी पता था कि मार्केट ऊपर चला गया, तभी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। अगेन जब मार्केट नीचे जाएगा रिट्रेसमेंट के टाइम, तो उस टाइम पे फिर से बाय करते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंट्राडे, आई एम टॉकिंग अबाउट डिलीवरी पोजिशंस एंड शॉर्ट टर्म पोजिशंस। Let's see another things, which is Nifty total open interest. Here you can say 56% more call has been sold. It means market was seems bearish in this week. Let's see the total change in open interest. Here also it says completely today's picture, and today also market was bearish. Let's see the volume, where most volume has been traded. So it has been traded on call side. See here, volume can say you the correct thing, means like you see the emotion of the people. When market is going down, what you will be doing, you will be selling call, and same thing has happened. It means the bearishness was confirmed. Okay, let's see the bank nifty total open interest picture here. As expected, it is bearish. Bank nifty total change in open interest, it was also expected to be bearish. And bank total volume, here is the interesting phenomena. 51% put has been traded. What it says means more positions have been made on put side. Why would anyone make the positions on put side if market is going down and he is making the selling positions? The only possible answer to this question is he is pretty much sure that it has been enough down movement for this particular index. Now it has decided to go up. So what they are doing, generally they are making more and more positions on put side. So I'm expecting that in next week again bank nifty is going to be either range bound or it is going to be bullish only. So I'm not expecting huge negative move in bank nifty until and unless you say some finance company or bank company go bad. Let's see the support and resistance weekly, which is based on open interest. If you talk about nifty, then nifty support is at 15,600 and resistance is at 15,900. If you talk about bank nifty, then bank nifty support is at 35,000, resistance is also at 35,000. So what I said when I was discussing in volume is coming true here, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों एक ही पॉइंट पे आके बैठ गए हैं। इसका मतलब टफ फाइट चल रही है बुल्स और बीएस के बीच में। Let's see the nifty open interest distribution picture. Here it completely indicates that by this weekend
मार्केट सीम्स टू बी बीरिश। ओके, अभी यहाँ पर बार की हाइट ले लो या नंबर ऑफ बार्स ले लो, वो कॉल साइड में ही ज्यादा है, सो पीपल आर सेलिंग कॉल बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग अप मूव ह्यूजली। लेट्स सी द नेक्स्ट, which is our Nifty change in open interest distribution. Here it is clearly visible that more positions have been made on call side. So it was a decided thing, means like people have made their decision, okay, now Nifty is going to be bearish, and hence they were selling the call instead of put. Let's see the Bank Nifty open interest distribution. Here more calls have been sold. तो यहाँ पर भी completely अगर जो वीकली पिक्चर है bearish नजर आ रही है, बट नेक्स्ट वीक onwards I am hoping that it is going to go up. But again, if you see the bar height and number of the bar, it is very less on puts. Let's see the Bank Nifty change in open interest. Well, if market is going down, you can always expect that people will be selling call, and in Bank Nifty it is very volatile, so well, most of the positions must have been squared off today only. Let's see the broad market indices. Here we see the clear picture. Nifty mid cap 150 and Nifty mid cap 50 stocks performed very bad today. Well, what is the point that you have to note here is this mid cap stocks are not performing well in, you see, the recent days. I'm daily discussing, and what I'm finding, 1 or 2 day only they are gaining, otherwise they are losing heavily. So that may be the reason these stocks are not performing well. Let's see the sector wise performance. Here you can completely see that fertilizer and pesticides and power, these sectors gain today, otherwise all the sectors have lose. See the metals have lose heavily, and that was the reason that JSW Steel and Tata Steel was also in top losers category. So what would you expect, means why metals is going down? The explanation is simple, because of the profit booking. I don't see any other reason. If you're having any other reason, please let me know in comment section. Let's see the most active stocks volume wise. Here Idea, F Consumer, Tata Power, GM Infra, these stocks have been traded mostly by volume wise. Here one thing's to note that only Tata Power gained. Well, why did Tata Power gain? You know, बहुत सारी deals हो रही है, power stocks are performing very well. Otherwise, all the stocks have loosened. What are the things I say about the Idea, that this stocks goes up more than what it goes down. So it may be today there was a people who are booking the profit in Idea who have invested earlier. Yes Bank, you know already. Let's see the other most active stocks which are value wise, means amount wise. Adani Ports, Tata Steel, Adani End, India Bulls Housing Finance, and Infosys. All the stocks value wise traded more. Here one thing to note that only Infosys gained, and you know the reason, and there was some news also, that was not a big news, but still there was some news, so people are having the hope in Infosys. Otherwise, Adani Ports, you know why it is going down. Tata Steel profit booking is happening, then again Adani and Adani Port, you know the reason. India Bulls Housing Finance, well, it may be possible that these people are going to announce some results, and Q4 you already know that corona situations were there, so at that time maybe they have collected less loans and the results may be affected. Let's see the government events. So these are the upcoming government events. See here, Austria labor force, SNB meetings, BOJ meetings. So these are the events which are coming in upcoming days. Well, that's it guys from my side. Thank you guys for watching this video. If you are finding this video helpful, then hit the like button and consider subscribing this channel.